तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं लोकिज्म के चैप्टर नंबर 555 के बारे में। पिछले चैप्टर के लास्ट में हमने देखा डियागो कैंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई होती है और वहां आकर बोलता है, मेरे बुलाने पे यहाँ आने के लिए मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरा नाम है डियागो कैंग और मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों के सामने कुछ शॉकिंग चीजें रिवील करने के लिए रखी है। चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं न्यूज रिपोर्टर्स डियागो कैंग से पूछते हैं, मिस्टर डियागो कैंग, क्या आप कोई शॉकिंग चीज बताने आए हो? क्या ये चीज चार्ल्स चोई या फिर गैंग वॉर से रिलेटेड है? डियागो कैंग, आप नेशनल हीरो हो तो आप यहाँ किसी और इंसान का सीक्रेट रिवील करने आए हो या फिर आपने इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वापस आने का सोच लिया है? बताइए कि आप अपने फैंस के लिए ये डिसीजन ले लिया है? सुन के जेम्स बोलता है, नहीं, आज मैं आपको यहाँ अपना डिसीजन बताने आया हूँ। मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैंने ये फैसला काफी सोचने और समझने के बाद लिया है। चार्ल्स चोई के करप्शन को सामने लाने के बाद मुझे लगा ये फैसला काफी जरूरी था। मैंने चेयरमैन चार्ल्स चोई की सच्चाई सबके सामने लाई है और लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मुझे हीरो मानते हो, लेकिन मैंने बस वो करा जो करना जरूरी था। भले ही चार्ल्स चोई जैसा बुरा इंसान दुनिया में नहीं रहा, लेकिन अभी भी चार्ल्स चोई जैसी बुरी चीजें इस दुनिया में बाकी है और मैं उन बुरी चीजों के खिलाफ लड़ना चाहता हूँ। ये सुनकर रिपोर्टर्स कहते हैं, सर आपने कहा आप बुराई के खिलाफ लड़ना चाहते हो, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे इस बात का क्या मतलब है और आप क्या करने वाले हो? ये सुनकर जेम्स बोलता है, पॉलिटिक्स, मैं पॉलिटिक्स में घुसना चाहता हूँ। ये सुनकर वहाँ खड़े सारे के सारे न्यूज रिपोर्टर्स हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, तो क्या इस वजह से आपने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को छोड़ा और क्या अब आप किसी पार्टी के साथ ज्वाइन होंगे या अपनी खुद की पार्टी बनाने वाले हो? क्या आपको यकीन है आप जनता का भरोसा जीत पाओगे जबकि आपके पास पॉलिटिक्स का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है? तो फिर आप ये सब कैसे करने वाले हो? आपका आगे का प्लान क्या है? तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक बड़ा पॉलिटिशियन आता है और कहता है, आप लोग चिंता मत करो क्योंकि डियागो कैंग सिर्फ एक सेलिब्रिटी नहीं है। हम देखते हैं इस पॉलिटिशियन को देखकर वहाँ खड़े सारे के सारे रिपोर्टर्स हैरान होते हैं क्योंकि ये बंदा नेशनल असेंबली का मेंबर होता है और अभी जो पार्टी रूल कर रही है उसका रिप्रेजेंटेटिव भी होता है। इसका नाम होता है गिबोक जेंग और इसकी पार्टी का नाम होता है योंगो पार्टी। हम देखते हैं लोगों को समझ नहीं आ रहा होता आखिर डियागो कैंग और ये बंदा कब और कैसे साथ में हो गए। फिर गिबोक जेंग बोलता है, हमारी पार्टी ने काफी सोच विचार करके डियागो कैंग को अपनी पार्टी में लिया है और हमें डियागो कैंग पर पूरा यकीन है और ये इस समाज को एक अच्छा भविष्य देगा। फिर ये डियागो कैंग से बोलता है, डियागो कैंग तुम्हारी बारी है बोलने की। फिर डियागो कैंग अपनी चिकनी चुपड़ी बातें कहता है, हमारे देश के लोगों, मेरा नाम है डियागो कैंग और मैं आप लोगों के साथ मिलकर एक ऐसा समाज बनाना चाहता हूँ जहाँ पर बुराई ना हो। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं बुशान के फ्यूनरल होम का सीन जहाँ पर जैक वेंडो, हाशिक शियोंग और शेंगबेक की फोटो लगी होती है, यानी कि ये तीनों के तीनों टपक चुके हैं। और ये देख जिनरेक बेचारा फूट फूट कर रो रहा होता है और ये देख मुझे पर्सनली जिनरेक पर तरस आ रहा है क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग बंदा आज खुद से अपने आंसू भी नहीं पोंछ सकता, वो भी गेटे किम की वजह से। वहीं हम देखते हैं जिनरेक के बाकी मेंबर्स की आंखों में भी आंसू होते हैं। फिर हम देखते हैं डेनियल और उसके साथ बाकी सारे मेंबर्स भी यहाँ होते हैं और डेनियल उदास अकेला एक बेंच पे बैठा होता है और उसके पीछे से उसके सारे दोस्त भी वहाँ उसके पास पहुँच जाते हैं। फिर हम देखते हैं विंजिन जो अपने मोबाइल में जेम्स की न्यूज देखकर बोलता है, अब ये बुड्ढा क्या करने वाला है? क्या ये साला पॉलिटिक्स में आने की सोच रहा है? लगता है चार्ल्स चोई को सबके सामने लाने के बाद इसका दिमाग खराब हो गया है। लेकिन ये कोई हैरानी की बात नहीं है क्योंकि पॉलिटिक्स में इस जैसे ही जोकर भरे पड़े हैं जो कि इस देश की वाट लगा रहे हैं। ये सुनकर जैक विंजिन से बोलता है, अबे तेरा भी तो पहले ऐसा ही जोकर बनने का सपना था और वैसे भी हम अभी एक फ्यूनरल में हैं, तो धीमी आवाज में बात कर। ये सुनकर विंजिन बोलता है, अभी अगर मैं यहाँ रोने लग गया तो मरे हुए लोगों को भी काफी अजीब फील होगा। हम देखते हैं इतने में ही जैक किम भी यहाँ आ जाता है और डेनियल से बोलता है, डेनियल पार्क, तो तुम यहाँ पर बैठे हो? मुझे लगा ही था तुम यहीं पर मिलोगे। ये सुनकर डेनियल जैक से बोलता है, जैक भाई आखिर ऐसा क्यों हुआ? डॉक्टर ने तो कहा था कि शेंगबेक ठीक हो जाएगा। ये सुनकर जैक बोलता है, हाँ डेनियल, शेंगबेक के बारे में सुनकर मुझे भी काफी दुख हुआ है। किसको पता था कि उसकी कंडीशन इतनी खराब हो जाएगी और वो चल बसेगा। डेनियल, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, सारी की सारी गलती मेरे सौतेले भाई गेडे किम की है। उसने ही लोगों को मारा है, ना कि तूने। तू तो वहाँ उनकी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। फिर हम देखते हैं जेक को, वो भी यहीं पर होता है और मुझे जेक को देखकर पर्सनली खुशी हुई है क्योंकि मुझे लग रहा था ये वहीं पर पड़ा होगा, लेकिन इसे कोई तो उठाकर यहाँ पर वापस लेकर आया है। अब हम देखते हैं डेनियल बोलता है कि मेरी ही गलती है, मेरा ही प्लान था, मैं ही उन लोगों को नहीं बचा पाया। तो गेडे किम के सामने काफी कमजोर थे। अगर मैं बेवकूफ नहीं होता और इतना कमजोर नहीं होता तो ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं होता। ये मेरी ही गलती है। हम देखते हैं डेनियल खुद को कोस रहा होता है। ये देख जेक बोलता है, डेनियल पार्क, गेडे किम को मैं रोकूंगा, तुम्हें अपने आप को कोसना नहीं चाहिए।
अभी जो जरूरी बात है वो ये है कि गेट हेकिम सब चीज पर कब्जा करना चाहता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे इससे भी कुछ भयानक हो सकता है। गेट हेकिम के साथ जो ताकत है वो उसके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है, लेकिन मैं उसे रोक के रहूंगा। इसलिए नहीं कि हमारा बाप एक है, बल्कि इसलिए क्योंकि हम दोनों अंधेरे में रहे हैं, बट हमारे रास्ते अलग अलग हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अब एक बड़ी जंग शुरू होने वाली है। डेनियल पार्क, अगर तुझे डर लग रहा है तो तू रुक सकता है मेरे भाई, लेकिन मैं उसे रोक के रहूंगा। अपने लोगों की रक्षा करने के लिए मैं दोबारा से किसी ऐसे को नहीं खोऊंगा जिसके अपने लोग उससे प्यार करते हो। फिर जेक जाते हुए बोलता है, गेट हेकिम, अब मैं तुझसे लड़ूंगा। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं एक घर का सीन जो कि पहाड़ों और जंगलों से घिरा होता है। फिर हम देखते हैं एक टैटू वाले बंदे को जो कि यहाँ पर किसी का वेट कर रहा होता है। इतने में ही इसके सामने से 3 लोग चलते हुए आते हैं और ये तीनों के तीनों फर्स्ट जनरेशन के होते हैं और ये तीनों सेमचोक से होते हैं। हम देखते हैं इनमें से बीच वाला बंदा सेमचोक का किंग होता है और इसका नाम होता है म्यूजिन जेंग। अब ये बंदा बोलता है, ये बात तो माननी पड़ेगी, तेरे पिछवाड़े में काफी दम है जो तूने मुझे यहाँ पर बुलाया है। हम देखते हैं इसके साथ जो 2 और बंदे होते हैं वो इसकी गैंग के नंबर 2 और नंबर 3 होते हैं। एक का नाम होता है हांगी और दूसरे का नाम होता है सोंगू। ये लोग पूछ रहे होते हैं आखिर वो कौन है जिसने हमें यहाँ पर बुलाया है। इतने में ही इनके पीछे से एक आदमी की आवाज आती है, क्या गेकवेंडू के लोगों में सब्र नहीं है? वैसे फर्स्ट जनरेशन के टाइम से ही तुम लोग किसी जानवर की तरह रहे हो, लेकिन ये कोई हैरानी की बात नहीं है क्योंकि गेंगवेंडू को अभी तक किसी ने यूनिफाइड नहीं किया है। क्योंकि इसकी वजह ये है कि तुम लोग हमेशा ही जानवरों की तरह लड़ते रहते हो और उन जानवरों के जैसे ही बातें करते हो। अब हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है, इसका नाम होता है शोंगवू हान और ये किंग होता है योंगिंग का। फिर हम देखते हैं शेमचोक के बंदे से लड़ने के लिए तैयार होते हैं और शेमचोक का किंग बोलता है, ये साला आगे बढ़कर हमसे पंगे ले रहा है, इसकी समाधि आज यहीं पर बना देंगे। इसके बाद हम देखते हैं फर्स्ट जनरेशन किंग ऑफ पेजू को जिसका नाम होता है शियोन चोई और ये बंदा काफी रिलैक्स लग रहा होता है और अपने सामने का नजारा देखकर बोलता है, लगता है काफी मजा आने वाला है। योंगिन और शेमचोक के बंदे लड़ने वाले हैं, लेकिन मुझे हमेशा ही चूहों को आपस में लड़ते देखकर मजा आता है। इसके बाद हम देखते हैं फर्स्ट जनरेशन किंग ऑफ पोहेंग को और इसका नाम होता है म्यूशोक जेंग और ये बंदा बोलता है, क्या वे तूने कहा चूहों की लड़ाई? अगर ऐसी बात है तो तुझे भी उन्हें ज्वाइन कर लेना चाहिए। योंगी हो या गेंगवेंडू, तुम सारे के सारे निठल्ले और कमजोर हो। क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कहा? तुम लोगों को अपने में ही रहना चाहिए और आपस में ही लड़ना चाहिए क्योंकि तुम सभी के सभी चूहे हो। तुम लोग मेरे लेवल के नहीं हो, इसलिए मुझे तुम्हें ज्वाइन करना नहीं चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं उनके पीछे और भी लोग होते हैं, इसका मतलब और भी फर्स्ट जनरेशन के किंग आए होते हैं यहाँ पर। के बाद हम देखते हैं घर के बाहर का नजारा। यहाँ पर सेकंड जनरेशन के बहुत सारे बंदे खड़े होते हैं जो कि इन लोगों के साथ ही आए होते हैं, जो कि अपने किंग के कहने पर यहाँ पर खून की नदियाँ बहाने के लिए तैयार होते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर किंग्स के बीच में गर्मा गर्मी बढ़ चुकी होती है और ये सभी एक दूसरे को फोड़ने के लिए तैयार होते हैं। इतने में ही हम देखते हैं एक बूढ़े आदमी को जो इनसे बोलता है, अगर तुम पंगे करने की सोच रहे हो तो वहाँ बाहर जाकर करो क्योंकि मेरा यहाँ पर लड़ने का कोई इरादा नहीं है। हम देखते हैं किंग ऑफ पेजू के साथ का बंदा बूढ़े आदमी की तरफ आगे बढ़ते हुए बोलता है, अबे बूढ़े, क्या तेरा दिमाग सटक गया है? तुझे ये नहीं दिख रहा जब जवान लड़के लड़ने के लिए तैयार है तो तुझे खुद को पीछे हटा लेना चाहिए, या फिर तू ये चाहता है कि मैं तुझे यहाँ से उठाकर बाहर फेंक दूं? ये देख किंग ऑफ पेजू अपने बंदे को रोकते हुए कहता है, रुक जाओ, वो कोई ऐसा बंदा नहीं जिससे तुम्हें लड़ना चाहिए। वो प्री जनरेशन के फिस्ट गैंग के नंबर 2 के एलाइट का डायरेक्ट सब कॉन्टिनेंट है, फर्स्ट यूनिट का, जो कि फर्स्ट यूनिट को हैंडल करता था। वो ऐसा मॉन्स्टर है जिसने यामाजाकिस को काफी सारे मिशन में हराया है। अब हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है, इस बंदे को लोग बुलाते हैं जेंटलमैन के नाम से। अब जेंटलमैन अपने ऊपर परफ्यूम छिड़कते हुए बोलता है, अगर तुम लोग यहाँ पर फाइट करना चाहते हो तो 1 मिनट रुक जाओ। हम देखते हैं पीछे से फर्स्ट जनरेशन के लोंडों की आवाज आ रही होती है और वो बोलते हैं, आखिर ये प्री जनरेशन का बूढ़ा कर ही क्या लेगा, हम इसका मार मार कर कुत्ता बना देंगे। फिर हम देखते हैं उस टैटू वाले बंदे को जिसे हमने पहले देखा था और ये बंदा बोलता है, प्लीज लड़ना बंद करो क्योंकि वो यहाँ पर आ चुके हैं। ये सुनकर शेमचोक का किंग बोलता है, देखते हैं आखिर वो कौन है जिसने यहाँ पर इतने लोगों को इकट्ठा किया है। इतने में ही हम देखते हैं वहाँ पर कोई आ रहा होता है और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि कटिंग मशीन गेट हेकिम होता है। हम देखते हैं गेटे के एक हाथ में चिप्स का पैकेट होता है और उसके पैंट का बटन खुला होता है।
अब गेटे बोलता है, मैं माफी चाहता हूँ, इतने लोगों को बुलाकर मैं यहाँ खुद लेट आ रहा हूँ। क्या तुम लोगों को यहाँ पर कोई तकलीफ तो नहीं हुई? फिर हम देखते हैं चश्मे वाला बंदा बोलता है, मैं यहाँ आपको इनसे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। जिस इंसान ने आपको यहाँ पर बुलाया है वो है किंग ऑफ शियोल और गैब्रियन किम का बेटा, यानी कि आप सब के सामने खड़े हैं गेटे किम। हम देखते हैं गैब्रियन किम का नाम सुनकर वहाँ पर खड़े सारे के सारे लोग हैरान हो जाते हैं। इतने में ही हम देखते हैं किंग ऑफ शेमचोक का दिमाग खराब हो जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है, तो क्या हुआ हरामजादे, अगर तू गैब्रियन किम का बेटा है, तुझे क्या लगता है हम यहाँ पर तेरे बाप की ईगो को शांत करने आए हैं? जीजेंग क्वेक एक बहुत बड़ा झंड आदमी था जो तुझसे वो शियोल को हार गया। हरामजादे, तुझे पता भी है हम लोग कौन है जिनके सामने तू इतना हीरो बन रहा है? अबे गैब्रियन किम की नाजायज औलाद, क्या तुझे सांप सूंघ गया है? तू कुछ बोलता क्यों नहीं है? एक बात को अपने दिमाग में डाल ले, हमारे सामने औकात में रहे, वरना तुझे भी तेरे बाप के पास पहुंचा देंगे। हम देखते हैं किंग ऑफ शेमचोक ने बहुत ज्यादा बक दिया होता है गेटे किम के सामने, और ये देख चश्मे वाले बंदे के सर से पसीने आने लगते हैं और वो गेटे किम की तरफ देख रहा होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि यहाँ पर अब कुछ भयंकर हो सकता है, क्योंकि किंग ऑफ शेमचोक ने जो उंगली करी होती है वो किसी एरे गेरे बंदे को नहीं बल्कि गेटे किम को करी होती है। अब हम देखते हैं गेटे किम उन लोगों को ऐसे देख रहा होता है जैसे कि वो सोच रहा है पहले किसको काट कर उसकी अतड़ियां बाहर निकालूं, और इसी सीन पर 555 एंड हो जाता है। गाइस, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करना ना भूलो, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब की वजह से मुझे काफी मोटिवेशन मिलती है। तो अपने भाई को सपोर्ट करना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।